गुड मॉर्निंग मित्रों। तो स्वागत है आपका द कॉन्सेप्ट जीके एंड जीएस में। तो हम अपनी श्रृंखला में देख रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और हमने अब तक 4 वीडियोस कर लिए, ये 5वां वीडियो है। तो इस वीडियो में आज हम नौह, जोधपुरा, सुनारी, रेड, विराट नगर इत्यादि सभ्यताएं पढ़ेंगे और ये सभ्यता हैं वो लो युगीन सभ्यता हैं। तो आज हम चलो आज के टॉपिक पर चलते हैं फटाफट बिना किसी देरी के और शॉर्टकट में चलो सीधे सीधे जो काम की चीज़ें वो पढ़ते हैं। तो लो युगीन सभ्यताएं राजस्थान में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान में लो युगीन सभ्यताएं हुई वो कौन सी हुई। तो मुख्य हैं, देखो, एक तो है नौ भरतपुर में, दूसरी है जोधपुरा जयपुर में, तीसरी है सुनारी झुंझुनू में और चौथी है रेड जो टोंक में। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। अच्छा, लो युगीन सभ्यता क्या है तो मैं बता दूं आपको कि जब लोहा मिला, ठीक है, जिन जिन पुरातात्विक स्थलों से लोहे के औजार उपकरण वगैरह मिले तो वो कहा गया कि ये जो काल है ये लो युगीन सभ्यता का काल है और ये जो अवशेष है ये लो युगीन सभ्यता के अवशेष हैं। ठीक है, तो अब नौह भरतपुर के बारे में हम देखते हैं तो क्या क्या है इसमें डिटेलिंग। तो ये नौह है जो भरतपुर में ये रूपारेल नदी के किनारे पर बसा हुआ स्थल है और इसका जो उत्खनन है वो किसने किया, तो उत्खनन 1963 और 64 में रतन चंद्र अग्रवाल, राजस्थान पुरातत्व विभाग ने इसको करवाया था आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, तो जो नौ है इससे 5 सांस्कृतिक स्तरों के अवशेष मिले। ठीक है, और इसमें मतलब कई संस्कृतियाँ, ये 9 स्थल एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई संस्कृतियाँ फली और फूली थी। ठीक है, तो देखते हैं हम कौन कौन सी किस किस काल के अवशेष यहाँ पर मिले थे। ठीक है, तो ये राजस्थान में एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ पर ये 5 सांस्कृतिक स्तरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से कालों के थे जो अवशेष मिले वो, तो एक ताम्र युगीन काल के, चित्रित धूसर मृद भांड युगीन काल के और लो युगीन और आर्य युगीन, महाभारत युगीन। ठीक है, तो इन 5 सांस्कृतिक स्तरों के अवशेष हमें 9 से मिले। ठीक है, और यहाँ से एक ईंट मिली है और ईंट पर क्या है, एक पक्षी का चित्र है। तो चित्रित पक्षी चित्रित ईंट कहाँ मिली है ऐसा बहुत बार में पूछ लेता है, तो हम देखेंगे कि जो पक्षी चित्रित ईंट है वो हमें नौह से मिली है, भरतपुर से। एक जोक बाबा यानी यक्ष की मूर्ति मिली है। ठीक है, जो मौर्यकालीन समाज था उसमें यक्षिणियों की पूजा होती थी गुप्तकालीन मौर्यकालीन समाज के दौरान। तो उस समय जो हमें यहाँ 9 से जोक बाबा यानी यक्ष की मूर्ति भी मिली है और इस मूर्ति की जो हाइट है वो 5.5 फीट ऊंची है। ठीक है, और यहाँ से मौर्यकालीन मृण मूर्तियाँ यानी मौर्य सभ्यता, मौर्यों का उस समय की मिट्टी की मूर्तियाँ हमें मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ के जो नौ के जो लोग हैं वो इन अवशेषों को देखने से पता चलता है कि मिट्टी के नहीं, इसमें पक्की ईंटों के बने मकानों में रहते थे। ठीक है, आहड़ वाले कच्ची में रहते थे, कालीबंगा वाले भी कच्ची में रहते थे, लेकिन जो नौह के हैं लोग वो पक्की ईंटों से बने मकानों में रहते थे। ठीक है, मौर्य युगीन भवन एवं नगर व्यवस्था, तो यहाँ से मतलब मौर्य काल के जैसे भवन थे वैसे के वैसे भवन मिले और ऐसी नगर व्यवस्था में मिली। ठीक है, देखो इतिहास में नगर व्यवस्था है वो हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ उसके बाद से फिर जब नगरीय सभ्यता आई वो आई थी मौर्य युगीन में। ठीक है, तो यहाँ से जो भवन मिलते हैं वो मौर्य सभ्यता से या मौर्य काल से साम्यता रखते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मौर्य युगीन भवनों एवं नगर व्यवस्था की हमें यहाँ से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर सफाई व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं और इसमें जो सफाई व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो मौर्यकालीन नगरों जैसे चक्रकूपों के प्रमाण मिले हैं। तो चक्रकूप क्या होते थे कि ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे घड़े रखे जाते थे और उसमें फिर पानी ऐसे डाला जाता था और ये पानी सुखाने की क्या थी, वैज्ञानिक तकनीक थी। ठीक है, तो इसका जो सीवेज का था उसको मैनेजमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, फिर लोहे के कृषि संबंधी उपकरण भी हमें 9 से मिले हैं। तो कहा जा सकता कि 9 में कृषि होती थी और ये जो लो युगीन संस्कृति थी उससे संबंधित उपकरण थे। फिर जो पंचम स्तर था हमने पढ़ा था ना, इस जो संस्कृति है
तो इसके स्तर मिले हमें 5 स्तरों में मिले और पांचों स्तर अलग अलग काल से थे। ठीक है, तो इसका जो 5वां स्तर था वो शुंग और कुषाण काल से साम्यता रखता था, यानी उस समय का था। ठीक है, और इस समय की जो विशेषताएं क्या थी, तो जो मिट्टी की मूर्तियां थी उनमें खाली जगह नहीं छोड़ी जाती थी। ठीक है, फल और फूल जैसे फल और फूल की आकृतियां उकेर दी जाती थी और इसमें खाली जगह है वो नहीं छोड़ी जाती थी। ठीक है, प्राप्त मूर्तियों से हमें क्या पता चलता है, यहाँ की जो मूर्तियाँ देखी, यहाँ पर यक्ष बाबा की वगैरह या फिर काफ़ी मूर्तियाँ मिली हैं मिट्टी की, तो उनसे हमें पता चलता है कि कैसा वो पहनावा उनका कैसा था, उनकी वेशभूषाओं कैसी थी। तो पहनावे से पता चलता है कि ये लोग जो 2 गांठों वाली पगड़ी और धोती पहनते थे। ठीक है, और पैरों के बीच धोती का तिकोना छोर जमीन को छूता था। ठीक है, तो एक ट्रायंगल टाइप उसका जो कपड़े का छोर होता धोती का, तो वो जमीन तक जाता था नीचे पगड़ी इसका धोती का। ठीक है, और 2 घाटों वाली पगड़ी पहनते थे। ठीक है, यहाँ पर शुंगकालीन अनेक यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियां भी मिली हैं। और दूसरी बात है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुषाण नरेश हुविस्क एवं वासुदेव के सिक्के भी कहाँ से मिले, नौहा भरतपुर से। ठीक है, अब हम अगली पढ़ते हैं जोधपुरा सभ्यता। तो जोधपुरा नाम इसका जोधपुरा है, लेकिन है ये जयपुर में, ये ध्यान रखना, जोधपुरा जोधपुर में नहीं है। ठीक है, तो ये जो जयपुर की कोटपुतली तहसील में है और साबी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये जो एक बैराट सभ्यता है जोधपुर की, उसके निकट में है। यहाँ का उत्खनन है वो 1972 से 75 तक रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। और उसके इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक है। ठीक है, 2500 BC से 200 BC नहीं, 2500 BC से 200 AD। ठीक है, यानी 2500 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें लौह यश की भट्टियां हमें मिली हैं और ऐसी भट्टियां हमें सुनारे से भी मिली है। ठीक है, यहाँ पर तो इससे क्या मिलता है कि यहाँ पर लोहा गलाने का काम होता था और यहाँ से लोहे के उपकरण बनाए जाते थे। ठीक है, क्योंकि हम चूंकि हम लोह युगीन सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियां मिली थी जोधपुरा और सुनारी से। ठीक है, यहाँ से कपिशवर्णी मृदभांड, कपिशवर्णी मृदभांड किसे कहते हैं, कपिश यानी बंदर, है ना, तो बंदर कैसा ग्रे कलर का होता, तो कपिशवर्णी यानी ग्रे कलर के दूसर रंग के मृद भांड मिले हैं। और इन मृद भांडों का 1.5 मीटर जमाव है ना, ऐसे खोदा तो 1.5 मीटर तक ये मृद भांडों का हमें जमाव मिला है। ये भारत में संभवतः सबसे बड़ा जो ग्रेवेयर जो मिट्टी के जो दूसरे मृद भांड हैं उनका सबसे बड़ा जमाव जोधपुरा में मिला है। यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सुनारी के बारे में। तो सुनारी है ये झुंझुनू में है और खेतड़ी तहसील में कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। इसका उत्खनन 1980-81 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा करवाया गया था। और यहाँ से क्या क्या मिला हम देखते हैं, तो यहाँ पर लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली। ठीक है, प्राचीनतम भट्टियाँ। ओके, अब जोधपुरा में भी भट्टियाँ मिली है लोहा गलाने की, लेकिन जो प्राचीनतम है वो है सुनारी से। ठीक है, तो सुनारी और जोधपुरा दोनों जगह से हमें क्या मिला, लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लोहे से बना कटोरा मिला है, तीर मिले हैं और भाले मिले हैं। ठीक है, हम पिछली जो वीडियो में पढ़े थे वो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी, और जब हम उनके औजारों के बारे में बात कर रहे थे वो सारे औजार थे वो तांबे के या कांसे के थे। ठीक है, लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये औजार लोहे के, कटोरा, तीर और भाले। ठीक है, अब मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से मिले। ठीक है, तो जोधपुरा से भी मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष मिले और सुनारी से भी मिले। ठीक है, तो मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेषों में क्या होता था, ठीक है, तो मौर्यकालीन जो बर्तन होते थे, ठीक है, वो काले कलर के होते थे और उस पर पॉलिश की जाती थी। ठीक है, तो काले पॉलिशदार अगर बर्तन मिलते हैं तो वो मौर्यकाल के बर्तन हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये मौर्यकालीन सभ्यता का भी यहाँ पर अवशेष मिला है। ठीक है, देखो काले पॉलिशदार मृद भांड। ठीक है, यहाँ पर धान संग्रहण का कोठा है ना, अनाज को संग्रहित करने का एक कोठा मिला है। ठीक है, और शुंग और कुषाणकालीन अवशेष यहाँ से भी मिले हैं। ठीक है, जैसे 9 में भी मिले थे और यहाँ पर भी मिले हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं हम रेड। तो रेड कहाँ पर था, तो रेड टोंग में स्थित है और ढील नदी पर है। ठीक है, ये ढील नदी जो बनास नदियाँ हैं उसी इफ्फात अंदर का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, तो यहाँ पर पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता यानी गुप्त काल से पहले की जो सभ्यता थी वो हमें मिली है। ठीक है, यहाँ पर उत्खनन किसने किया, तो रेड का उत्खनन दयाराम साहनी और केदारनाथपुरी ने किया था। यहाँ पर हमें क्या क्या मिला रेड से,
तो रेड से मालव गणराज्य के सिक्के मिले, ठीक है। कौन से? मालव गणराज्य के सिक्के। और यहाँ पर एक सीसा मुद्राएं भी मिली। तो अब कोई पूछेगा सीसा मुद्राएं कहाँ से मिली, तो सीसा मुद्राएं है जो हमें कहाँ से मिली? रेड से मिली। और इस पे जो अंकित था उसमें लिखा था मालव जनपदस्य, ठीक है। और यहाँ से चांदी की आहत मुद्राएं यानी पंचमार्क सिक्के मिले चांदी के। तो पंचमार्क सिक्के क्या होते थे कि किसी चांदी का गोल गोल धातु से गोल सर्कल बना दिया और उसके ऊपर ठोक के पीठ के जो चिन्ह बनाए जाते थे उसे पंचमार्क कहते थे, ठीक है। आहत करके यानी आहत। तो चांदी की आहत मुद्रा या फिर चांदी के पंचमार्क सिक्के कहें तो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो चांदी की आहत मुद्रा हमें रेड से मिलती हैं। फिर ये एशिया में सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यानी लगभग 3075 सिक्के यहाँ रेड से हमें मिले हैं। तो ये एशिया में क्या है? सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है। भारत में सर्वाधिक चांदी के सिक्के रेड से ही मिले हैं और भारी मात्रा में लोहे सामग्री मिली है। कहाँ से? रेड से। इसलिए रेड को क्या कहा जाता? भारत का टाटा नगर कहा जाता है, ठीक है। और कपिश वर्णी है ना, बंदर के कलर के यानी दूसर। कपिश नाम आ जाए तो आप समझ लेना ग्रे कलर के, ठीक है। तो ग्रे कलर के मिट्टी के बर्तन मिले। दूसर मृद भांड। मृण मूर्तियों पर मथुरा कला का प्रभाव है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि रेड की मृण मूर्तियों पर कौन सी कला का प्रभाव है, तो ये मथुरा कला प्रभाव है, ठीक है। मथुरा कला के बारे में हम भारत का जो इतिहास पढ़ते हैं उनमें पढ़ेंगे, या राजस्थान के इतिहास में वो इतना कि मथुरा कला क्या है वो नहीं पूछेगा, सिर्फ नाम पूछेगा, ठीक है। यूनानी शासक अपोलोडोरस का जो खंडित सिक्का है वो भी हमें रेड से मिला है, ठीक है। सेनापति और मित्र के सिक्के ये जो ना ये अपने मौर्यकालीन है, ठीक है। तो ये भी सिक्के मिले हैं, ठीक है। चाक से जो बर्तन बनाए जाते थे उस पर स्वस्तिक का अलंकरण मिला है और लाल व सफ़ेद इससे चित्र बनाए जाते थे या फिर लकीरें बनाई जाती थी। तो बर्तनों पर लाल और सफ़ेद रंग से डिजाइनें बनाई जाती थी। रिंग वेल्स यानी चक्रगुप्त, वही जो मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको समझाया था कि एक के ऊपर एक घड़ा रख दिया जाता था और फिर उसके अंदर जो सीवेज का पानी होता है उसको सुखाने का काम किया जाता था। तो ये पानी सुखाने की क्या एक वैज्ञानिक विधि थी। तो हमें ये आड़ में से मिलती हैं स्पेशली, ठीक है, चक्रगुप्त। तो आड़ सभ्यता में भी मिलती है और यहाँ पर रेड से भी मिली है, ठीक है। और यहाँ से मातृ देवी की पक्की मूर्ति मिली है, कहाँ से? रेड से, ठीक है। पत्थर के बर्तन मिले हैं रेड से। आभूषण में रेड में आभूषण मिले, ये आभूषण नहीं है आभूषण है। तो रेड से हमें आभूषण मिलते हैं। आभूषण में कर्ण फूल मिले हैं, गले का हार मिला है, पाजेब मिले हैं, ठीक है। फिर इसमें खंजर मिले हैं हमें, भाले, कुंताग्र, बर्छी, तीर, दांतली, कुल्हाड़े, किले, दरवाजे के हत्थे, जंजीरें, ये सारे उपकरण में मिले और ये सारे उपकरण लोहे के उपकरण है, ठीक है। ये रेड से हमें मिले हैं। मोटा और बारीक कपड़ा भी हमें रेड से मिला है। अब आते हैं हम चित्रित धूसर मृदपाण सभ्यता। तो हमने अभी तक लोह युगीन सभ्यता पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था सुनारी, जोधपुरा, रेड, ठीक है, और नौह। तो अब हम आगे बढ़ेंगे चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता। तो चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता क्या है? तो ऐसी सभ्यता जहाँ से ग्रे कलर के मिट्टी के बर्तन मिले थे, ठीक है। तो वो कौन सी है? चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता, ठीक है। ग्रे कलर के मिट्टी के बर्तन जहाँ से मिले हैं वो चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता है। तो देखो मित्रों, इन सभ्यताओं के बारे में एक चीज़ और है कि एक स्थान से कभी कभी अलग अलग प्रकार की सभ्यताओं के मतलब सारे अवशेष मिल जाते हैं। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि कहीं से तांबे के भी मिले, लोहे के भी मिले, कहीं से ये मिट्टी के बर्तन भी मिले, ये चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता भी मिली और वो काले पॉलिशदार भी मिले। तो चित्रित धूसर हो गई, इसकी अपनी अलग सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के जस्ट अपनी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की, ठीक है। और एक होगी अपने इधर पॉलिशदार है तो वो मौर्यकालीन। तो एक स्थान है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पूरा प्राचीन टाइम में ख़त्म हो गया, उसमें कभी कभी सभ्यताएं चलती रहती थी, ठीक है। तो उसके बाद जो विकास होता रहता था तो हम उसके आधार पर पता लगाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सभ्यताओं के अवशेष रहे होंगे, ठीक है। तो जहाँ से ग्रे कलर के मिट्टी के बर्तन मिले हैं उसको हम चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता कहते हैं। और हमें ये कहाँ से मिलते हैं तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो चित्रित धूसर मृदभांड सभ्यता मतलब ऐसे इस तरह से ना ग्रे कलर के बर्तन मिलेंगे और उसके ऊपर ऐसे ऐसे फूल पत्तियां जो भी कुछ भी चित्र बनाए रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमें बर्तन मिलते हैं मिट्टी के।
तो जो चित्रित दूसरी मृदवान सभ्यता है वो मुख्यतः कहाँ मिलती है हमें राजस्थान में, तो नौहा भरतपुर में भी मिलती है। अब हमने पिछले में लोह युगीन में भी पढ़ा था और यहाँ में भी पढ़ा, तो लोह के उपकरण भी मिला है यहाँ पर और चित्रित दूसरे मृदवान भी मिले हैं। ठीक है, जोधपुरा में भी सेम है, लोह और चित्रित दूसरे मृदवान सभ्यता दोनों मिले। और चूंकि जोधपुरा तो चित्रित दूसरे मृदवान सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहा है भारत में, 1.5 मीटर का जो जमाव मैंने बताया था आपको वो। ठीक है, फिर हमें सुनारी झुंझुनू और विराटनगर जयपुर, तो हमने 3 तो ऊपर पढ़ लिए कि इनमें बर्तन मिले थे। ठीक है, चौथा विराटनगर हमने नहीं पढ़ा, तो अगली साइड में हम विराटनगर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो विराटनगर, तो इसका वर्तमान नाम बेराट है और इसको प्राचीन समय में विराटनगर कहते थे, क्योंकि ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी और राजा विराट का नगर था ये, उसके पीछे इसका नाम विराटनगर पड़ा था। तो ये जयपुर में स्थित है। बाणगंगा नदी है जिसका अन्य नाम ताला नदी भी कहते हैं और अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि अर्जुन की गंगा इसका नाम देने के पीछे कारण ये है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास को बिता रहे थे तो किसी वजह से अर्जुन ने तीर उठा के जमीन में मारा था और वहाँ से जो धारा फूटी थी पानी की, और उस नदी को उसकी वजह से वहाँ एक नदी बन गई और उस नदी को हम अर्जुन की गंगा के नाम से पुकारते थे। हाँ, हालांकि मैथोलॉजी है सारी चीज़ें, लेकिन एग्जाम में अगर पूछे तो अर्जुन की गंगा, ताला और बाणगंगा तीनों एक ही नदी है। अगर के विराटनगर कौन सी नदी के किनारे पर था, तो बाणगंगा, ताला या अर्जुन की गंगा, कोई भी एक ऑप्शन है जो आंखें बंद करके टिक कर देने का। ठीक है, इसका उत्खनन किसने किया था, तो उत्खनन इसका 1937 में दयाराम साहनी द्वारा सबसे पहले किया गया, और इसके बाद जो कैलाश दीक्षित व नीलरतन बनर्जी करके 2 पुरातत्ववेता थे, उन्होंने 1961, 1962 और 63 में बाद में इसका सर्वेक्षण व उत्खनन किया। तो इनको क्या क्या मिला वो सारी चीज़ें, इसके बारे में थोड़ी विशेषता हम डिटेल में देखते हैं। तो विशेषता में क्या है, तो विराटनगर मत्स्य की राजधानी है और ऐसा महाभारत में उल्लेख हमें मिलता है। फिर यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, तो तीनों पहाड़ियों में क्या क्या नाम है, तो एक का नाम है बीजक की पहाड़ी, एक का नाम है गणेश डूंगरी और एक का नाम है भींग डूंगरी। यहाँ पर महादेव की पहाड़ी भी है। ठीक है, ऐसा बोला। तो बीजक की पहाड़ी पर हमें क्या मिला, बीजक की पहाड़ी के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़ते हैं। तो यहाँ से 2 अभिलेख मिले बीजक की पहाड़ी से। ये दोनों अभिलेख हैं वो सम्राट अशोक के थे। ठीक है, तो इनका नाम क्या था, तो एक का नाम था बाबरू अभिलेख प्रथम और एक का नाम था बाबरू अभिलेख द्वितीय। तो बाबरू अभिलेख प्रथम के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी है हमारे पास, वो देखते हैं। तो इसकी खोज है वो 1837 में हुई थी। ठीक है, अभी 1837 का टाइम वो है जब जेम्स प्रिंसेप भी अशोक के अभिलेख पढ़ रहा था और इधर कैप्टन बर्ट ने भी अशोक का अभिलेख खोजा था। ठीक है, कहाँ से, बीजक की पहाड़ी से। कौन सा, बाबरू अभिलेख प्रथम, फर्स्ट किसने खोजा, कैप्टन बर्ट ने। कब खोजा, 1837 में। ठीक है, तो ये बुस्टोफिदन शैली में, सर्पिल शैली में। ठीक है, ऐसे ऐसे ये जो अभिलेख है वो सर्पिलाकार लिपि में लिखा गया था, तो इसे बुस्टोफिदन शैली कहते हैं। यहाँ पर जो इस अभिलेख में हमें नाम मिलते हैं वो धम्म, संघ और बुद्ध, ये नाम हमें मिलते हैं। ये क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो कई बार हमें प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिरत्न का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ, या फिर त्रिरत्न का उल्लेख करने वाला राजस्थान में कहाँ पर अभिलेख मिला, धम्म, संघ और बुद्ध कौन से अभिलेख में उत्कीर्ण था, तो यह बाबरू अभिलेख प्रथम में मिलता है बीजक की पहाड़ी से। ठीक है, और इस अभिलेख में एक और चीज लिखी थी कि अशोक ने गौ हत्या का प्रतिबंध किया था। इस अभिलेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है और अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बताया गया है। ठीक है, तो इस अभिलेख के साथ क्या हुआ कि जब 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेप ने खोजा, तो उसके बाद इसको 1840 में वहाँ से काट ली इस चट्टान को, और काट कर कलकत्ता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है उसमें इसको रखा गया। अब आता बाबरू अभिलेख द्वितीय। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल है कि 1871-72 में खोजा था, और किसने खोजा था, कालाइल ने। बस इतना ही है इसके बारे में। अब हम देखते हैं कि ये बीजक की पहाड़ी कैसे नाम पड़ा। तो जो बर्ड था, कैप्टन बर्ड, उसको स्थानीय लोगों ने बीजक कहा था। ठीक है, ये 1999 में भी हमें इसकी यहाँ से 3 डिस्कवरी हुई है, यहाँ से बैराट से। ठीक है, एक तो बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार मिला है जिसे हम गोल मंदिर कहते हैं, और इसका निर्माण संभवतः अशोक ने करवाया था। फिर स्तूप मिले हैं यहाँ पर, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के जो स्तूप है वो मिले हैं। तो कई बार थोड़ा अगर एग्जामिनर इस एग्जाम को थोड़ा और क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए आपको ये पूछ सकता है कि बैराट से मिले वो स्तूप है वो किस शाखा के हैं, तो हीनयान शाखा से, ये ध्यान रखना। यहाँ से मथुरा शैली में बुद्ध की प्रतिमा मिली है। ठीक है,
तो देखो एक दो शैली थी, गांधार शैली और मथुरा शैली। तो मथुरा शैली में बुद्ध बैठे हुए मिलते थे, गांधार शैली में खड़े हुए मिलते थे, ठीक है। और ऐसे कई सारे डिफरेंस है जो हम आर्ट एंड कल्चर की क्लास में डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मथुरा शैली में मिली है वो बुद्ध की प्रतिमा, वो कहाँ से मिली है? बैराट से मिली है, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम मंदिरों के जो साक्ष्य मिले हैं वो भी बैराट से मिले हैं, ठीक है। इससे पहले भारत में मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले, यानी प्राचीनतम मंदिरों के साक्ष्य। ये शंख लिपि, यहाँ से हमें शंख लिपि में जो हमें देखें ना बुष्टोफिदन, ये शंख लिपि वो सेम ही है, ठीक है। तो शंख लिपि के अवशेष मिलते हैं, सीधी बात है। और जो अशोक के अभिलेख थे वो ब्राह्मी लिपि में थे, ठीक है। यहाँ से सिक्के क्या क्या मिले, तो हमें सिक्कों में यहाँ पर मिला 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली है ना। ये बहुत स्पेसिफिकली पूछ लेता है कि 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं कहाँ से मिली है, ठीक है। 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। उनमें से जो 16 मुद्राएं थी वो ग्रीक राजा मिनेंडर की थी। ये जो 3 डिटेल है ना, 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं और 16 मुद्राएं ग्रीक राजा मिनेंडर की, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप माइंड में रखना, ठीक है। एक जयपुर के राजा हुए थे सवाई राम सिंह द्वितीय, तो उनके समय भी यहाँ पर खुदाई हुई थी। और इस खुदाई में गोल्डन मंजूषा यानी स्वर्ण पेटिका मिली थी, सोने की जो छोटी सी मंजूषा रहती पेटी जैसे, तो ऐसा हमें अवशेष मिला था। और उसके अंदर भगवान बुद्ध की राख के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मिट्टी की ईंटों का जो बैराट में है, हालांकि पत्थरों की बहुत अधिकता थी, ठीक है। सारा तरफ पत्थर ही पत्थर थे, ठीक है। फिर भी यहाँ पर मिट्टी की ईंटों के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं और मिट्टी की दीवारें यहाँ पर लोग बनाते थे, ठीक है। और पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास था वो बैराट में बिताया था। वो हमने जब मैं पहले इसका ओवरव्यू दिया था तभी भी इसको बताया था, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मिली कि यहाँ पर मुगलकालीन छत्री और सराय मिली, ठीक है। ये तो एकदम बहुत मध्यकालीन भारत की बात हो गई, ठीक है। उत्तर मध्यकालीन भारत की बात कर लो, तो ये जो मध्यकालीन भारत है इसमें छत्री और सराय मिली, ठीक है, मुगलकालीन। तो जो दिल्ली का सुल्तान अकबर था, ठीक है, राजा, तो वो अजमेर की दरगाह पर आता था, ठीक है। जब वो अजमेर की दरगाह पर आता था तो बीच में यात्रा के दौरान रात में जो विश्राम करता था वो बैराट में करता था और उस छत्री व सराय में वो रुकता था, ठीक है। तो बैराट से मुगलकालीन छत्री व सराय भी मिली है, ठीक है। इसके अलावा भीम डूंगरी है जो पहाड़ी, तो उस पर एक भीमलत कुंड मिला है महाभारत काल का, ठीक है। और इसके बारे में जो प्रचलित कथा है उनमें ये कहा जाता कि जो भीम था उसने अपने लात से यहाँ पर मतलब जोर से लात मारी और इतना उस लात से खड्डा बन गया और वहाँ पर फिर पानी भर गया, जिसकी वजह से ये बार यहाँ पर एक कुंड बन गया, तालाब सा बन गया। तो इसे कहते हैं भीमलत कुंड नाम दे दिया, ठीक है। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो 7वीं शताब्दी में भारत में आया था, वो शताब्दी है यहाँ पर, शताब्दी में भारत आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के समय, ठीक। तो उस समय उसने यहाँ बैराट की यात्रा की थी। और दयाराम सैनी एक और बात कहते हैं कि यहाँ पर जो मंदिर, बौद्ध मंदिर और स्तूप थे उसको हुण शासक मिहिर कुल ने तुड़वा दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज ये पढ़ लिया बैराट सभ्यता के बारे में। और अब बस हमारा जो लोहयुगीन सभ्यता होगी और इन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में मात्र एक वीडियो बाकी है जो आपको कल मिल जाएगा। इस तरह से आपके राजस्थान की सभ्यताएं समाप्त होती है और ये बहुत अच्छा कंटेंट है। आप ये मत मानिए कि ये 15 या 20 मिनट का वीडियो है, क्या ही होगा इसके अंदर। लेकिन ये जो बोलते हैं ना, वो जब हम ग्रामीण राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बिलोना करते हैं, तो जब ये बिलोते हैं हम, ठीक है, तो उसके अंदर से जब छाछ में से जो मक्खन ऊपर आता है वो थोड़ा होता है। छाछ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उसके ऊपर से जो मक्खन आता है वो थोड़ा मिलता है, लेकिन जो मलाई होती है ना वो मक्खन में ही है, ठीक है। तो ये एक तरह से मलाई है जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं कहानियाँ इसके बारे में डिटेलिंग बहुत पढ़ाऊँ ना तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा, लेकिन वो फिर काम नहीं आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। तो निश्चिंत रहे, अच्छे से पढ़े, नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है इसकी जो लिंक है हम इसके डिस्क्रिप्शन में हर बार डाल देते हैं, तो उसको देखिए और ज्वाइन करें। और जैसे ही सभ्यताएं खत्म होगी तो उसके बाद हम एक टेस्ट लेंगे टेलीग्राम पे, तो उस टेस्ट को भी आप ज्वाइन करें। इसके लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, चैनल ज्वाइन करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके जाएँ। अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कीप स्माइलिंग, टेक केयर।